आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 9 के लिए एक सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे सोशल साइंस के ऊपर। तो इस सिंपल पेपर में मैक्सिमम मार्क्स 40 हैं, टाइम जो है 90 है। इसके 4 पार्ट हैं ABCD। पार्ट ए में 24 क्वेश्चन हैं जिसमें 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पार्ट बी में 22 क्वेश्चन है जिसमें 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पार्ट सी में 12 क्वेश्चन हैं जो कि केस बेस्ड हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और पार्ट डी में 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से कम्प्लीटली आपको 2 सॉल्व करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 50 सॉल्व करने हैं और आपको मार्क्स से मिलेगा कितना 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हर क्वेश्चन में आपको 0.8 मार्क्स है और सारे क्वेश्चन में इक्वल मार्क्स हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए मेरे साथ इसको सॉल्व करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, व्हिच ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। तो बताइए क्लर्जी, नोबिलिटी, कोर्ट ऑफिशियल्स और आर्टिजन्स में किसको चर्च में स्पेशल इन्वेस्टमेंट था, या कौन से ग्रुप ऑफ पर्सन जो है ना इन्वेस्टेड थे स्पेशल फंक्शन ऑफ द चर्च में। तो जो चर्च के लोग रहते हैं वो ज़्यादातर क्लर्जी लोग ही रहते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग ऑप्शन ए ही बोले होंगे या सोचे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कावारत्ती ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो अगर आप कावारत्ती जा रहे हैं तो कावारत्ती किसका कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी कौन सी यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी पुडुचेरी और डी दमन एंड दीव। तो ये जो कावारत्ती है ना वो लक्षद्वीप का कैपिटल है। तो आशा करता हूँ आप लोग लक्षद्वीप के ऊपर लगाए होंगे, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट सालिएंट अंडरलाइंग कन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा ज़्यादा कन्फ्लिक्ट जो है ना अंडरलाई कर रहा था या हो रहा था। तो देखिए क्या था कि जब साउथ अफ्रीका से गोरे लोग गए, वाइट कलर पीपल लोग गए, तो वहाँ पे जो ब्लैक थे वो लोग मेजॉरिटी में आ गए, लेकिन बहुत सारे कलर्ड वहाँ पे माइनॉरिटी थे। तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट था, वही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में ज़्यादा अंडरलाई हो रहा था या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एम ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का एम क्या होता है। देखिए चारों ऑप्शन में, टू हेल्प पुअर पीपल्स, टू सेटिस्फाई नीड्स ऑफ पीपल्स, टू रिमूव पॉवर्टी, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए जिन्होंने 4th ऑप्शन पे टिक किया है वो सही है, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज ए स्पेशल फीचर इन। तो देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना किसका स्पेशल फीचर है बोलता है, रूरल एरियाज़ का, अर्बन एरियाज़ का, कोस्टल एरियाज़ का, नॉन ऑफ दीज। तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो देखिए एजुकेशन ज़्यादा तो अर्बन एरिया में ही होगा, तो ये अर्बन एरिया का ही सबसे ज़्यादा स्पेशल फीचर है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अर्बन एरियाज़। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज़ देयर इन म्यांमार। तो म्यांमार में किस प्रकार का गवर्नमेंट है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चारों में, तो म्यांमार में अगर आपने ऑप्शन टिक किया है तो सही है आपका, कि वहाँ पे आर्मी रूल है। बाकी जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है या इलेक्टेड बाय द पीपल है या मोनार्की है नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के लोगों का, नेटिव लोगों का कलर क्या था। तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ के नेटिव लोगों का कलर जो है ब्लैक था, क्योंकि ब्लैक वाइट वहाँ पे एपेथाइट गवर्नमेंट काम करता था, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ब्लैक। और जिन्होंने सी लगाया है उनका एकदम सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो इवेंट्स है इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को अरेंज करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन सा इवेंट कब कब हुआ था। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसमें किंग के पावर को लिमिट किया गया, तो ये कब हुआ था। ये हुआ था 1791 को, है ना, 1791 को ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसमें किंग के पावर को लिमिट किया गया। उसके बाद बोलता है कि लुइस 16 बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस। तो लुइस 16 किंग ऑफ फ्रांस बनते हैं 1774 को। ठीक है, उसके बाद देखिए कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल। तो कन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल होता है 1789 को। उसके बाद देखिए फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। तो फ्रांस रिपब्लिक कब बनता है, 1792 को और 93 को, इसमें वो रिपब्लिक बनता है। तो इसका फर्स्ट इवेंट कब हो रहा है, तो फर्स्ट इवेंट हो रहा है जब लुइस 16 किंग बनते हैं, माने सेकेंड ऑप्शन हो गया। सेकेंड के बाद जो है ना ये वाला देखिए 1789, ये सेकेंड के बाद थर्ड वाला जो है उसके बाद में आ रहा है, तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड, थर्ड,
फिर फर्स्ट आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन द थ्री सीज। तो देखिए ध्यान से बताइए कौन सा थ्री सीज के बीच में है। थ्री सीज मतलब हिंद महासागर, बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। जिन्होंने कन्याकुमारी लगाया है उनका एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से आ गया, इसको फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोगों को अरेंज करना है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इवेंट कब कब हुआ था। जो फर्स्ट है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। तो जो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस है ये हुआ था 1792-93 को। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो हुआ था 1791 को। फिर ओथ ऑफ द टेनिस कोर्ट। तो टेनिस कोर्ट का जो ओथ हुआ था वो 20 जून, ठीक है, 1789 को हुआ था ये। उसके बाद लुइस 16 इज गुलेटिन। लुइस 16 को गुलेटिन पे कब चढ़ाया गया था, ये चढ़ाया गया था जुलाई 1794 को। अब इसमें फर्स्ट इवेंट कब हो रहा है, फर्स्ट इवेंट हो रहा है थर्ड नंबर वाला। तो इसमें ऑप्शन देखिए थर्ड है, सी वाला है ना, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड के बाद 2 है और 2 के बाद फर्स्ट है और फर्स्ट के बाद फोर्थ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हिच खरीफ क्रॉप इज ग्रोन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कौन सा ऐसा खरीफ क्रॉप है जब रेनी सीजन में वो पैदा किया जाता है। तो यहाँ पे मिलेट्स है, शुगर है, राइस है और ज्वार है। तो ये जो खरीफ क्रॉप है ना वो ज्वार है, जो कि रेनी सीजन में पैदा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है उनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। कि मार्केट में किसी इंडिविजुअल के अत्यधिक कमाई के लिए कौन से मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी में। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है उनका एकदम सही है कि एजुकेशन एंड स्किल जो है ना ये मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसी इंडिविजुअल के अर्निंग के लिए मार्केट में। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए, व्हिच पार्टी इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कौन सा पार्टी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। जिला परिषद, विधानसभा, पंचायत समिति और ग्राम सभा। तो देखिए यहाँ पे जिला परिषद, विधानसभा और पंचायत समिति ये सब इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें लोग वोट डालते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। लेकिन ग्राम सभा में क्या होता है कि हर फैमिली के एक मेंबर जो है ना जाता है, जिससे ग्राम सभा बनता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है उनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था। तो याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1950 को, है ना, और ये फोर्स्ड हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है उनका एकदम सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 26 नवंबर। क्वेश्चन 15 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो इवेंट है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि ये जो इवेंट है कब कब हुए थे। सबसे पहला इसमें देखिए कि लुइस 16 फेसेस एन एम्प्टी ट्रेजरी एंड ग्रोइंग डिसकंटेंट विद इन सोसाइटी। तो लुइस 16 जो है जब राजा बनते हैं तो उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिलता है और सोसाइटी में डिसकंटेंट ग्रो होने लगता है। तो इसका जो फर्स्ट का जो इवेंट हुआ था ये हुआ था 1774 में जब ये राजा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोलता है कि नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू में जब नेपोलियन हारता है तो ये इवेंट कब हुआ था, ये इवेंट हुआ था 1815 को, ठीक है। 1815 को नेपोलियन जो है वाटरलू में हार जाता है। फिर थर्ड नंबर देखिए, जो थर्ड स्टेट्स फॉर्म्स द नेशनल असेंबली। जो थर्ड स्टेट होते हैं, थर्ड स्टेट के पीपल होते हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली बनाया। ये घटना हुआ था 1789 को। उसके बाद देखिए नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस। तो नेपोलियन एम्परर बनते हैं फ्रांस के, ये घटना होता है 1804 को। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला इवेंट हो रहा है 1774 को, है ना। तो ये जो फर्स्ट है वो पहला है, तो इसका ऑप्शन सी देखिए। उसके बाद क्या है, थर्ड है बिल्कुल 1789 वाला। फिर जो है फोर्थ है, फिर सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ। इंडिया का जो बाउंड्री है किसके साथ शेयर होता है। ए रसिया, बी यूएसए, सी इंडोनेशिया और डी नेपाल। बताइए आप लोग। तो जिन्होंने नेपाल बताया है या नेपाल सोचा है उनका एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। बाकी लोग के साथ तो अपना कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन इसमें बाउंड्री जो है ना इंडिया का, हाँ, लैंड बाउंड्री जो है नेपाल के साथ शेयर होता है, लेकिन जो सी बाउंड्री है ना वो इंडोनेशिया के साथ भी शेयर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी वर्ड है
और कौन से ग्रीक वर्ड से आया है, देखिए ABCD में जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है उनका सही है डेमोस और क्रिटिया। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक और क्रिटिया का मतलब होता है रूल। तो रूल ऑफ पब्लिक जो होता है ना वो डेमोक्रेसी होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डेमोस एंड क्रिटिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, व्हाट इज डन टू सरप्लस व्हीट इन पालमपुर। जो सरप्लस व्हीट होता है, गेहूँ होता है पालमपुर में, उसको क्या किया जाता है, तो बताइए ABCD को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए बोला है सोल्ड इन द मार्केट, उनका सही है कि उसको मार्केट में बेच दिया जाता था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच कैपिटल इज सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। कौन से कैपिटल जो है ना बाकी जो रिसोर्सेज हैं जैसे लैंड है और फिजिकल कैपिटल है उससे ज़्यादा सुपीरियर है, तो बताइए ABCD में फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो जिन्होंने ह्यूमन कैपिटल बोला है उनका एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि बिना ह्यूमन कैपिटल के और अच्छे ह्यूमन कैपिटल के जो रिसोर्सेज हैं किसी काम के नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नेपाल इज द। तो देखिए नेपाल में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है अभी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या होते हैं, बताइए ABCD में। तो जिन्होंने बी बोला है प्रेसिडेंट, उनका एकदम सही है कि वो प्रेसिडेंट ही जो है ना वहाँ पे भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इपिक। तो जो इपिक होता है उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन ए बोला है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आप लोग जब 18 ईयर के हो जाएंगे तो आपको एपिक कार्ड मिलेगा, उनका ऑप्शन ए जिन्होंने सोचा है वो बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए होगा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन 22 है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो इवेंट नीचे दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो क्वेश्चन 1 है इसमें, लुइस 16 वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली। तो लुइस 16 को एग्जीक्यूट किया गया था पब्लिकली, ये घटना हुआ था 21 जनवरी है ना, 21 जनवरी 1793 को, ठीक है। उसके बाद कन्वेंशन एबोलिश द मोनार्की, जो कन्वेंशन हुआ था मोनार्की को एबोलिश करने के लिए, ये हुआ था 21 सितंबर 1792 को, ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली वोटेड इन टू डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो नेशनल असेंबली ने वोट किया था अप्रैल 1792 को ताकि वो युद्ध करे, है ना, फ्रांस जो है किसके विरुद्ध में, प्रसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध में। और जो फोर्थ इवेंट है, पार्सियंस स्टाम्प द पैलेस ऑफ द टुलरीज। तो जो पार्सियन ने स्टाम्प किया था पैलेस ऑफ टुलरीज को, ये घटना हुआ था 10 अगस्त 1792 को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला इवेंट इसमें क्या हो रहा है, तो सबसे पहला इवेंट हो रहा है थर्ड वाला जो इवेंट है वो अप्रैल 1792 में हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो इवेंट है उसके बाद, है ना, वो हो रहा है फोर्थ वाला इवेंट हो रहा है 10 अगस्त 1792 को। फिर जो सेकेंड वाला है वो 21 सितंबर 1792 को हो रहा है, कन्वेंशन एबोलिश द मोनार्की। और जो फर्स्ट है वो लास्ट में हो रहा है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड और फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो बताइए इसमें पुडुचेरी या पौंडीचेरी, दीव एंड दमन, पोर्ट ब्लेयर और कावारत्ती। तो जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर बोला है ना, उनका एकदम सही है। पोर्ट ब्लेयर जो है ना कैपिटल है किसका, अंडमान और निकोबार आइलैंड का, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो बताइए ABCD में पढ़िए और बताइए। तो जिन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोला है उनका आंसर जो है ना सही है, और जिन्होंने गलत बोला है वो लोग याद कर लें इसको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। क्लास 9 सैम्पल पेपर सोशल साइंस में सेक्शन बी पे आ चुके हैं। सेक्शन बी है मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग। जो मल्टीपल क्रॉपिंग होता है उसका मतलब क्या पैदा करना होता है, तो देखिए आप लोग ABCD में, ए है ओनली 2 क्रॉप्स, बी मोर देन 1 क्रॉप, सी अप टू 4 क्रॉप्स और डी ओनली 3 क्रॉप्स। तो जिन्होंने बी ऑप्शन को सही समझा है या सही लगाया है उनका सही है, मोर देन 1 क्रॉप, एक से ज़्यादा क्रॉप लगाने को मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देखिए, व्हिच क्लास मेजॉरिटी हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फार्मेशन। तो कौन से क्लास मेजॉरिटी का जो है ना सबसे कम एजुकेशन इसको मिलता है और लो स्किल फार्मेशन होता है, तो ये मेन है, बी एल्डरली पीपल है, सी गर्ल चाइल्ड है और डी वुमेन है। तो जिन्होंने वुमेन लगाया है उनका सही है, क्योंकि वुमेन लोगों को भारत में गलत माना जाता है और उनको कम एजुकेशन और कम स्किल डेवलपने का मौका मिलता है,
तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वुमेन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड चाइना रिकॉर्ड इट्स वर्स्ट फेमाइंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इस पीरियड में चाइना ने सबसे ज़्यादा फेमाइन को पूरी दुनिया की हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया है। ए 1935-39, बी 1952-55, 1958 61 और 1943-46। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन सी लगाया है 1958 61 है ना, उनका ऑप्शन एकदम सही है। इसी समय में चाइना ने वर्ल्ड वर्स्ट फेमाइंस जो वर्ल्ड हिस्ट्री का था उसको रिकॉर्ड किया है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन व्हिच ईयर साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट। कौन से ईयर में साउथ अफ्रीका जो है इंडिपेंडेंट बना है। ABCD को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन डी बोला है ना, उनका एकदम सही है। 26 अप्रैल 1994 को जो साउथ अफ्रीका है इंडिपेंडेंट हुआ है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने गलत बोला है इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ मच अमाउंट ऑफ थिथी वाज लेविड फ्रॉम पीजेंट्स बाय द चर्च। तो कितना जो थिथीस था वो लेवी किया जाता था चर्च के द्वारा पीजेंट से, किसानों से। तो ABCD को देखिएगा आप, तो जिनका ऑप्शन जो है ना ये है वो करेक्ट है। 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उसका 1/10 जो है ना चर्च के द्वारा लिया जाता था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंदिरा पॉइंट वाज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। कौन सी ईयर में इंदिरा पॉइंट जो है ना वाटर में डूब गया था। ऑप्शन ए है 2005, बी है 2007, सी है 2004 और डी है 2002। तो बताइए। तो जिनका ऑप्शन सी है 2004 उनका सही है, और बाकी लोग अगर गलत बोले हैं तो इसको याद कर लें। क्वेश्चन 31 है, ब्लैंक इज आर द रियल सोर्स ऑफ पावर इन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कौन से जो है ना रियल सोर्स होते हैं पावर के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। ये बोलता है जजुडिशरी, बी बोलता है पीपल, द पार्लियामेंट, द एरिस्टोक्रेट्स। तो बताइए। अब जिन्होंने पीपल बोला है उनका सही है ना। पीपल जो होते हैं वो सही मायने में सोर्स ऑफ पावर होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन हाईएस्ट इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कौन से स्टेट ऑफ इंडिया में कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो है ना वो हाईएस्ट है। डी हरियाणा, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश और डी राजस्थान। तो जिन्होंने पंजाब सोचा है या मार्क किया है उनका सही है। पंजाब में जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो हाईएस्ट है उसका कंजप्शन, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, एसर्शन है इसमें ए, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है उससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। रीजन बता रहा है, इट इनहांसेस द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। और इससे जो है ना ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो है बढ़ता है। तो इसके असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन क्या रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो रीजन है ना वो तो GNP के बारे में बता रहा है, जबकि जो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है उससे सोसाइटी जो है ना कम्प्लीटली डेवलप होता है। भले ही उसमें जो पॉपुलेशन है, मान लीजिए एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसके GDP में या GNP में ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर भी उसका ग्रोथ हो जाता है अगर एक कंट्री में ह्यूमन कैपिटल जो है ग्रो करता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जिन्होंने बी लगाया है उनका सही है, बाकी लोग इसको समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 34 है, नेम द लीडर हु ब्रॉट डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। कौन से ऐसे लीडर थे जिन्होंने डिक्टेटरशिप को जर्मनी में लागू किया था, लाया था। तो देखिए ABCD को, हिटलर, कार्ल मार्क्स, जनरल परवेज मुशर्रफ और लेनिन। तो जिन्होंने हिटलर लगाया है उनका सही है। हिटलर तो फेमस हैं, वो बहुत फेमस डिक्टेटर थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द। जो घर का काम होता है महिलाओं के द्वारा वो कहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं होता है। बिजनेस इनकम, नेशनल इनकम, ग्रास इनकम और हाउस होल्ड इनकम। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया है या सोचा है उनका सही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नेशनल इनकम। तो देखिए घर की महिलाएं काम करती हैं लेकिन वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वाई वास्टिले वाज हेटेड बाई पीपल। जो वास्टिले था वो पीपल के द्वारा हेटेड क्यों किया जाता था। तो देखिए क्या है इसका रीजन बताइए। ABCD को पढ़िए आप लोग। तो जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया है, इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। इससे क्या है, किंग को सोल पावर मिला था, सोल पावर मिला हुआ था, है ना। और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोगों को जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, इसीलिए ना
बास्टिले जो है एक सिंबल बन गया था, तो उसको लोगों ने क्या किया, डिमोलिश कर दिया और उसके जो पत्थर थे उसको है ना मार्केट में बेच दिया गया। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाया है उनका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस बार एग्जाम में आएगा ही बहुत सारे स्कूलों में, कि हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया है। तो इंडिया में अभी कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए पहले 29 स्टेट्स थे, लेकिन जो 29 स्टेट में जम्मू कश्मीर था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, बना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जिन्होंने सोचा है उनका सही है, बाकी लोग याद कर लें 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच ग्रुप वेयर obliged to render service to in the army or to participate in building roads। तो कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि obliged था सर्विस करने को आर्मी में या बिल्डिंग रोड में। ए केटल हर्डर्स, बी नोमेड्स, सी पीजेंट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो पीजेंट्स थे ना, है ना, उनके ऊपर ही ये ऑब्लिगेशन था कि वो आर्मी में जाएंगे, रोड बनाएंगे करके। तो जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है उनका सही है। अगर बाकी का गलत हो गया तो आप लोग याद कर लीजिए, इसको ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, असर्शन है, पालमपुर हैज़ अ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। रीजन बता रहा है, मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो रीजन बता रहा है कि सभी घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो गया है और सभी ट्यूबवेल भी इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं और साथ ही साथ स्मॉल बिजनेस भी इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। तो दोनों करेक्ट है। और बताइए क्या रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? बिल्कुल, है ना, रीजन जो है ना असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप। तो कौन से एज ग्रुप के लिए जो सर्व शिक्षा अभियान है ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है बोलता है। तो देखिए ABCD में बताइए उत्तर क्या होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है 16 to 14 ईयर्स, है ना, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि 16 से 14 ईयर्स में इंडिया में उनको कंपलसरी और फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, टूरिज्म एंड इंश्योरेंस बिलोंग्स टू व्हिच सेक्टर। तो टूरिज्म और इंश्योरेंस कौन सेक्टर में आते हैं बताइए। ABCD में ए बोलता है प्राइमरी, बी बोलता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, सी बोलता है टर्सरी और डी बोलता है सेकेंडरी। तो जिन्होंने टर्सरी लगाया है उनका सही है। तो देखिए प्राइमरी में जितने प्राइमरी एक्टिविटी होते हैं जैसे कल्चर है, माइनिंग है, सेकेंडरी में बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन टर्सरी में जितने सर्विस होते हैं जैसे टूरिज्म एक सर्विस है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, तो ये सब टर्सरी में आते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखिए, व्हिच पार्टी फाड़ द लिबरेशन मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। कौन सा ऐसा पार्टी था जिसने लिबरेशन मूवमेंट को साउथ अफ्रीका में लड़ा या फाट किया। ये बोलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी बोलता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस NC, सी बोलता है लेबर पार्टी और डी बोलता है बाथ पार्टी। तो पढ़े होंगे आप चैप्टर में, बताइए। तो जिनका ऑप्शन बी है ना उनका एकदम सही है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो इंडिया में रहता है, लेबर पार्टी ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और बाथ पार्टी जो है ना वो इराक वगैरह में है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 43 है, हुम डिड लुइस 16 गेट मैरिड। तो लुइस 16 किससे शादी किए थे बताइए ABCD में। तो जिनका ऑप्शन बी है ना उनका करेक्ट है कि मेरी एंटोनिएटो से उन्होंने शादी किया था। तो जो मेरी एंटोनिएटो थी वो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जिनका बी है एकदम करेक्ट है और जिनका नहीं है वो लोग याद कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। तो जो लेटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया है वो कितने का है। ABCD में ध्यान से देखिए और बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन बी सोचा है उनका एकदम सही है, 30 डिग्री का है ये, और जिन्होंने गलत किया है वो याद कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, असर्शन है ये, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर जो थे ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। रीजन बता रहा है, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट्स कंपोजिशन वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किया गया रहता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से तो उसका कंपोजिशन जो है बिल्कुल अलग होता। तो देखिए असर्शन और रीजन में ना रीजन गलत है,
क्योंकि उससे पहले जितने भी चुनाव हुए थे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना मेजॉरिटी सीटें मिलती थी। तो ऐसा तो था ही नहीं कि जो अगर एडल्ट फ्रेंचाइजी रहता है यूनिवर्सल तो उसमें कंपोजिशन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता। तो असर्शन ट्रू है इसमें, लेकिन रीजन जो है ना वो फॉल्स है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है एकदम सही है। और अगर आप चाहें तो इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि इफ फार्मर्स आर अनेबल टू ऑब्टेन कैपिटल फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स एंड हैव टू बारो इट इज कॉल्ड। तो जो किसान होते हैं अगर वो अपने खेती के लिए कैपिटल को खुद के सेविंग से नहीं प्राप्त कर पाते या बारोइंग से, तो बारो करना पड़ता है उसको, तो क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं बताइए? ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बी मॉडर्न फार्मिंग, सी लेक ऑफ सरप्लस और डी फिक्स्ड कैपिटल। तो किसी भी बिजनेस में अगर आदमी को अच्छे से प्रॉफिट नहीं होगा तो उसके पास सरप्लस कम होते जाएगा। तो किसान को अच्छे से प्रॉफिट होता नहीं है, हमेशा वो लॉस में रहता है। इसीलिए ना ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑप्शन सी लेक ऑफ सरप्लस। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा है उसका उन लोगों का एकदम करेक्ट है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लेक ऑफ सरप्लस। सिंपल पेपर क्लास 9 सोशल साइंस में अब सेक्शन सी पे आ चुके हैं, जो कि टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें 47 से 52 नंबर के क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन बनाएंगे कि इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी। कि पास्ट में जो किसान थे, वर्कर थे, उन्होंने विद्रोह किया था बढ़ते हुए टैक्स के लिए और खानों की कमी के लिए। बट दे लेक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन वो उनके में कमी क्या थी कि उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था, फुल स्केल मेजर नहीं था, जिससे समाज में और आर्थिक जो ऑर्डर बना हुआ था उसमें कोई चेंज आए। दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम पारस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़। और ये जो जिम्मेदारी था वो थर्ड स्टेट के पास चला गया, क्योंकि वो लोग एजुकेशन के कारण और नई आइडियाज़ के कारण काफ़ी पारस्परस हो गए थे, समृद्ध हो गए थे। द 18th century विटनेस्ड द इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड द मिडल क्लास हु अर्नड देयर वेल्थ थ्रू एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड and from the manufacturer of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society। तो एक थर्ड क्लास पैदा होता है, मिडिल क्लास पैदा होता है 18th सेंचुरी में। और ये मिडिल क्लास होता है उन लोगों का जिन्होंने गुड को मैन्युफैक्चर करके, जैसे कि वूल और सिल्क टेक्सटाइल हैं, उनको एक्सपोर्ट करके, या जो रिचर मेंबर ऑफ सोसाइटी है जिनको खरीदते थे, इनसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो पैसा कमाया था। एक ऐसा ग्रुप वहाँ पर पैदा हुआ जिसको हम मिडिल क्लास बोल सकते हैं। In addition to merchants and manufacturers, the third state included professions such as lawyers and administrative officials. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। तो देखिए इनके साथ में लायर्स भी जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी थे, ये भी थर्ड स्टेट में आते थे। और इन सब का यही मानना था कि कोई भी ऐसा समाज का मेंबर, सोसाइटी का मेंबर नहीं हो सकता जिसको जन्म से ही प्रिविलेज मिले। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और जो किसी भी आदमी का जो सामाजिक स्तर है ना, उसके मेरिट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। दीज आइडियाज इन स्यूएंजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉस। और इससे क्या होता है कि एक विचार पैदा होता है कि समाज में आज़ादी रहे और सबको बराबरी रहे। एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वेयर पुट फॉरवर्ड बाई फिलासफर्स सच एज जॉन लॉक एंड जीन जोकस रूसे। इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea forward, proposing a form of government based on a social contact between people and their representatives. In the spirit of the laws, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, the executive and the judiciary. तो देखिए यहीं से जो डेमोक्रेटिक फार्म गवर्नमेंट बनना शुरू किया, जो 3 ठो फिलासफर थे, जॉन लॉक और जीन जोकस रूसे, इन्होंने अपने अपने तरीके से बताया कि किस प्रकार का गवर्नमेंट जो है ना वो पीपल के द्वारा हो सकता है। This model of government was put into force in USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट था वो सबसे पहले यूएसए में इम्प्लीमेंट होता है जब उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया ब्रिटेन से, जो 13 कॉलोनी थे ब्रिटेन के। और द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो गारंटी था इंडिविजुअल राइट्स के लिए, वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन गया पॉलिटिकल थिंकर्स फ्रांस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें 47 है कि व्हिच सोशल ग्रुप इमर्ज्ड इन फ्रांस इन द 18th century। तभी हमने समझा कि 18th सेंचुरी में कौन सा सोशल ग्रुप इमर्ज करता है या आता है, बताइए ABCD में।
तो ये 100% मिडिल क्लास होना चाहिए, तो बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिडिल क्लास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि रिफ्यूटिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क वाज द मेन आइडिया ऑफ ब्लैंक एंड व्हिच वाज मेड पब्लिक इन हिज ब्लैंक। तो देखिए हमने पढ़ा है कि ये जो आइडिया था वो किसका था, बताइए ABCD में। तो जॉन लॉक का आइडिया था और उन्होंने इसको पब्लिकली बताया था 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जॉन लॉक और 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 जो है ना असर्शन रीजन के ऊपर है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है असर्शन में है कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स नॉट सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द फ्रेंच सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा कि जो किसान थे, जो वर्कर थे, वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए गए थे जो फ्रेंच सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर था उसको चेंज लाने में। रीजन है दे लेक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स, क्योंकि उनके पास जो प्रोग्राम्स थे, जो मीन्स थे फुल स्केल मेजर्स के लिए, उसकी कमी थी। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों करेक्ट हैं और साथ ही साथ जो है ना रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है उनका एकदम सही है। क्वेश्चन 50 है मैच द फॉलोइंग। इसमें फॉलोइंग जो है उनको मैच करना है। ये बोलता है 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो था वो लॉक का था। तो देखिए 3rd नंबर डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, तो फर्स्ट का 3rd हो जाएगा, अभी हमने समझा है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का गवर्नमेंट है जिसमें पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये बी का 2nd हो जाएगा। और सी जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉस, तो जो स्पिरिट ऑफ द लॉस है उसमें 3 है ना, डिवीजन ऑफ पावर होता है, लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, तो इसका 1st हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा फिर बताइए, तो बी है 100%, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 देखते हैं। बिसाइड्स मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स द 3rd स्टेट इंक्लूड्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। अभी हमने पढ़ा है कि जो मर्चेंट से थे और जो मैन्युफैक्चरर्स थे उसको छोड़कर 3rd स्टेट में कौन कौन लोग आते थे, बताइए ABCD में। तो जिनका ऑप्शन बी है वो लोग 100% बातों को सही ढंग से समझे हैं, तो लायर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग आते थे, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखिए, सच अ गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड विच इज बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु प्रोपाउंडेड दिस आइडिया। तो जो लोगों का जो सरकार है ना, वो लोगों का और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बनने चाहिए। ये आइडिया किसका था बताइए ABCD में। तो जिनका ऑप्शन ए सही है वही सही है। अभी हमने समझा है कि जीन जैकब्स रूसो जो थे ना, वो इसके लिए इस आइडिया को पैदा करने वाले थे, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल पेपर क्लास 9 सोशल साइंस में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से 58 सॉल्व करेंगे, जो कि टेस्ट डे के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों एक बार टेस्ट डे को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि क्वेश्चंस में ना कोई कन्फ्यूजन मत हो, कोई गलत आंसरिंग मत हो जाए, है ना, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। तो पढ़ते हैं इसको। द नार्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम्स। अब देखिए इसमें पहला लाइन जो बोलता है ना कि जो नार्दर्न प्लेन है, उत्तरी मैदान जो है ना, उसमें 3 मेजर रिवर सिस्टम का वहाँ पे रोल है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल साइल, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड, इज अ डेंसली पॉपुलेटेड physiographic division with a rich soil cover combined with an adequate water supply and favorable climate. It is agriculturally a productive part of India. The northern plain is broadly divided into 3 sections. The western part of the northern plain is referred to as the Punjab Plains, formed by the Indus and its tributaries. The larger part of this plain lies in Pakistan. तो जो वेस्टर्न पार्ट है नार्दर्न प्लेन का है ना, उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं। इसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है और ये बेसिकली जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे बना हुआ है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द बीच, द सतलज ओरिजिनेटेड इन द हिमालय। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। द गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर टू तीस्ता रिवर्स। जो गंगा प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। और ये कहाँ कहाँ तक फैला है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड के कुछ भागों तक, वेस्ट बंगाल में ईस्ट तक। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और असम में जो है ना ब्रह्मपुत्र प्लेन है। तो 3 प्रकार का प्लेन हो गया इसमें। इंडस का प्लेन, इंडस के द्वारा बनाया हुआ, फिर उसके बाद गंगा और फिर ब्रह्मपुत्र। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड with no variations in its relief.
है ना। जो नदन प्लेन है एकदम वास्ट लैंड है जो कि फ्लैट है, समतल है। इट इज़ नॉट ट्रू। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स द नदन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 4 रीजन्स। तो इसको 4 रीजन में बांटा जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर in width lying parallel to the slopes of the शिवालिक्स। तो ये जो पेबल्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर्स होते हैं ना, उसको नैरो बोल्ट में 18 to 16 किलोमीटर में लाई करते हैं स्लोप के साथ में, शिवालिक के साथ में। इट इज नोन एज भाबर, और इसको भाबर बोला जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीएमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नोन एज तराई। इसके बाद जो बनता है वो तराई है। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये बहुत ही ज़्यादा थिकली फॉरेस्टेड है, घना फॉरेस्ट है इसमें, और फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और ये जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर किया गया एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए, और जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आए थे उनको सेटल करने के लिए। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। द नादन प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द एल्यूवल डिपॉजिट्स बार्ड बाय द हिमालयन रिवर सच एज। तो जो नादन प्लेन है अभी हमने समझा 3 रिवर से के एल्यूवल डिपॉजिट से बना हुआ है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो इसका तो किसी में कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए, किसी बच्चे के दिमाग में आलाब्दीज होगा। क्वेश्चन 54 को देखिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है? तो ये बोलता है भाबर। दिस रीजन लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द तराई बेल्ट। यही गलत है ना, क्योंकि रीजन जो है ना साउथ ऑफ द तराई बेल्ट में नहीं मिलता भाबर जो है। उसके बाद तराई बोलता है इन दिस रीजन द स्ट्रीम्स अपीयर एंड मेक अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन है, तो सही है। फिर भांगर है। भांगर बोलता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन एंड इज कम्पोज ऑफ द ओल्डेस्ट एलुवियल सॉइल, ये भी सही है। और खादर जो है द सॉइल इन दिस रीजन इज रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज दस हाईली फर्टाइल, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन यही इनकरेक्ट है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है उनका सही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ऑप्शन ए दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। 55 बोलता है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, नेम द रिवर्स। तभी मैंने समझाया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिनका ऑप्शन बी जिन्होंने सोचा है एकदम करेक्ट है कि इंडस माने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनसे नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 56 से देखिए। मैच द फॉलोइंग बोलता है गंगा प्लेन्स। तो जो गंगा प्लेन्स है ना, वो कैसा है? तो गंगा प्लेन्स बिटवीन घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच में हमने पढ़ा है, उसको गंगा प्लेन्स बोलते हैं। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है ना ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन है, ये असम तरफ का। तो ए का थर्ड हो गया और बी का फर्स्ट हो गया। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, जो कि असरसन रीजन क्वेश्चन है। बोलता है असरसन में द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क काजिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स। तो जो रिवर है नॉर्दर्न माउंटेन्स के है ना, वो डिपोजिशनल वर्क करते हैं जिससे रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। साथ ही साथ रीजन देखते हैं कि ड्यू टू द जेंटल स्लोप्स इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। बिल्कुल जब नदी का पानी धीमा हो जाता है तो उससे जो डिपॉजिट रहते हैं आसपास जमने लगते हैं, जिससे क्या होता है रिवराइन आइलैंड बनते हैं। तो रीजन जो है ना एक्सप्रेशन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है उनका एकदम सही है। क्वेश्चन 58 है व्हेन द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स इट इज कॉल्ड ब्लैंक, दिस मोस्टली हैपेंस ड्यू टू ब्लैंक ऑफ सिल्ट। तो जो रिवर्स होते हैं ना, वो जो लोअर कोर्स होता है समुद्र से मिलने से पहले बहुत सारे चैनल में बढ़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? और ये ज़्यादातर होता है किसके कारण बोलता है? ठीक है, देखिए ABCD को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए सोचा है उनका एकदम सही है। इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला जाता है, और ये होता है डिपोजिशन के कारण सिल्ट के, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब सेक्शन डी जो है ना वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एज मार्क्ड एज द कैपिटल सिटी ऑफ केरला। तो केरला का कैपिटल सिटी क्या है पहले तो बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो जो कैपिटल सिटी है केरला का वो तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो देखते हैं मैप में तिरुवनंतपुरम कहाँ पे है। तो ये जो ए है देखिए, ए पे जो मार्किंग है ना वो ये तो केरला स्टेट को बताया गया है। ये जो स्टेट है वो केरला है, और केरला का जो ये कैपिटल है ए वो तिरुवनंतपुरम है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन सी सोचा एकदम करेक्ट है। अब मैपिंग में देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है कि ये फिजिकल मैप है जिसमें मार्किंग है ए के ऊपर और एक प्लेटिव को बता रहा है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? तो ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना
ये एमपी का पार्ट है ना, एमपी का ये वेस्टर्न पार्ट है, और ये जो पार्ट है बेसिकली गुजरात से टच होता है। तो ये क्या है, ये मालवा प्लेटू है ना। जिन्होंने मालवा प्लेटू सोचा एकदम सही है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, मालवा प्लेटू।